हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। BHU MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, वो यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी वीडियो सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देखिए, और साथ ही हमारे चैनल के भी इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें कि इस चैनल पे आपको किस तरीके के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि प्रथम भारतीय पत्रिका जिसका नाम संवाद कौमुदी था, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजा राम मोहन राय। जो पहला ही ऑप्शन है वो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1821 में। उन्होंने ये जो पत्रिका है संवाद कौमुदी, और साथ ही में एक और पत्रिका थी मिरात उल अखबार। जो मिरात उल अखबार थी वो फारसी में लिखी गई थी, और जो ये संवाद कौमुदी है ये बंगाली में लिखी हुई पत्रिकाएं थी। बेसिकली राजा राम मोहन राय को एक सुधारवादी विचारक के रूप में हम देख सकते हैं। धार्मिक सुधार उन्होंने कई सारे सुधार किए। धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, राजनीतिक आर्थिक सुधारों में भी उनका योगदान रहा। धार्मिक सुधार में उनका जो योगदान है वो ये कि 1803 में उन्होंने पहली पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट प्रकाशित हुई, जहां उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। आत्मीय सभा की स्थापना की उन्होंने 1814 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत रूढ़िवादिता, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर सामाजिक सुधारों की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिंदू समाज की कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने। 1818 में सती प्रथा के विरोध में उन्होंने संघर्ष शुरू किया। उसमें सफलता भी मिली 11 साल बाद 1829 में, जब सरकारी विनियमन द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। बहुविवाह, बाल विवाह का विरोध भी उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उत्तराधिकार व संपत्ति की बात भी उन्होंने की। शैक्षणिक सुधार में देखें तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए जो डेविड हेयर के प्रयास थे उसका इन्होंने समर्थन किया। वो चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो भारत में। 1825 में उन्होंने खुद वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण व पश्चिमी जो सामाजिक व भौतिक विज्ञान की पढ़ाई थी वो करी जाती थी। तो इस तरीके से कुछ इनके सुधार थे। आर्थिक और राजनीतिक सुधारों में अगर देखें तो बंगाली जमींदारों की दमनकारी जो प्रथाएं थी उनकी निंदा की इन्होंने। न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग भी की। कर मुक्त भूमि से करों को समाप्त करने की मांग भी इन्होंने की। एक और जो मांग थी सुधार के रूप में, उसे हम देख सकते हैं, वो ये कि विदेशों में जो भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क घटाने, जो विदेश में यहाँ से भारत की वस्तुएं जाती थी उस पर निर्यात शुल्क को घटाने की बात की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया। तो ये कुछ इनके सुधार थे। और इस ऑप्शन का एक एक्सप्लेन थोड़ा सा, जो मैं हर बार कहता हूँ कि हर ऑप्शन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो वो हमने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंद घोष। मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो विवेकानंद ने की। विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने जो उनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही की। 1897 ईस्वी में इन्होंने की थी ये। विवेकानंद के बारे में जो और बातें हैं वो ये कि वो 1893 ईस्वी में शिकागो यूएस में जो आयोजित पहला धर्म संसद था वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। इनके दर्शन के कुछ मुख्य मूल्य और तथ्य हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि ये मानते थे कि नैतिकता जो है वो एक आचार संहिता है जो एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करता है। दूसरी बात इनके बारे में कि उन्होंने जो है प्रत्येक धर्म के
माना, इन्होंने प्रत्येक धर्म को ऐसे माना कि प्रत्येक धर्म में सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च खुशी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो प्रत्येक धर्म में मानते थे ये कि उसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। इन्होंने मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर दिया और आधुनिक विज्ञान के तरीकों एवं परिणाम से पूरी तरीके से सहमत थे। हालांकि अगर तार्किक ज्ञान और अंतःप्रज्ञा की बात करें तो वो इसमें अंतःप्रज्ञा को ज़्यादा बेहतर मानते थे तार्किक ज्ञान की अपेक्षा। जो विवेकानंद का राष्ट्रवाद था वो मानवतावाद एवं सार्वभौमिकता पर आधारित था। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉप नोट है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि जो उनका राष्ट्रवाद था वो मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर आधारित था। और जो एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को जो मनाया जाता है वो ही इनका जन्मदिन है, उसी दिन इनका जन्मदिन पड़ता है और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा कुछ बातें रही ये विवेकानंद के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इस बारे में जो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है S.N. बनर्जी। जो ये थर्ड ऑप्शन है S.N. बनर्जी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। S.N. बनर्जी 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के जो एल्बर्ट हॉल में जो है वहाँ इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इनके साथ इनके एक सहयोगी आनंद मोहन बसु भी इनके साथ थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। S.N. बनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, हु वन एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? मतलब कि कौन है इनमें से जो नरमपंथी नहीं था? तो G.K. गोखले, S.N. बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिपिन चंद्र पाल। तो आते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया युग प्रारंभ हुआ था और कांग्रेस के शुरुआती नेताओं का जो स्वभाव था, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो उदार प्रकृति की थी। इसलिए जो कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष का काल जो होता है वो उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है। ये जो नेता लोग थे उस टाइम के, जो कांग्रेस के शुरुआती उदारवादी जो राष्ट्र नेता लोग थे, वो जो है अंग्रेजी सरकार के प्रति वो निष्ठावान रहते थे। वो अपने भाषणों, प्रतिवेदनों, लेखनों के माध्यम से उनकी प्रशंसा करते थे और इसी तरीके से अपनी मांगों को भी रखते थे। अपनी मांगों को वो समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी स्पष्ट करते थे, जिससे कि उनके जो कार्य हैं उनका जो प्रभाव है वो जनता पर पड़े। तो ये कुछ थे। अगर नरमपंथियों की बात करें तो उनमें जिन समर्थकों का नाम आता है जिन्होंने नरमपंथ को अपनाया, तो उसमें दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही पॉपुलर नाम है। फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, S.N. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, द्वारिका नाथ गांगुली, M.G. रानाडे, वीर राघवाचारी, आनंद जाटलू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कुछ नाम थे। तो इसमें से जो तीनों ऑप्शन बाकी के बचे हैं वो नरमपंथ के हैं। बिपिन चंद्र पाल नरमपंथी नहीं है। तो ये रहा इस ऑप्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और साथ में इस ऑप्शन का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन टुक प्लेस इन द ईयर? मतलब कि जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था वो किस साल किया गया था? तो बंगाल का विभाजन मुझे लगता है ये भी आप सबको पता ही होगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था और इसका जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है वो ये कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो 16 अक्टूबर को किया गया था। हालांकि इसका जो निर्णय था अंग्रेजी सरकार के द्वारा वो 20 जुलाई को ही कर दिया गया था। 20 जुलाई 1905 में ही कर दिया गया था और इसी निर्णय के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक, जहां स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी इसी समय हुआ था 7 अगस्त को। तो विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रूज फ्रेजर था।
लॉर्ड कर्जन जो थे वो वायसराय थे, ठीक, वो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, और जो बंगाल का गवर्नर था वो सर एंड्रूज फ्रेजर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में ही एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहाँ पे उन्होंने, ब्रिटिश सम्राट ने 12 दिसंबर को जो है 1911, मतलब यहाँ से लेके 6 साल, लगभग 6 साल के आसपास, तो 1905 से 1911 का जो टाइम था, इतने दिनों तक बंगाल का विभाजन। तो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने उस विभाजन को रद्द कर दिया, उस निर्णय को रद्द किया, और कलकत्ता, साथ ही में कलकत्ता जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करती थी, उसको बदल करके दिल्ली किया। तो ये, हालांकि ये घोषणा 1912 में लागू हुई, फिर भी बंगाल के जो विभाजन हुआ था उसकी अगर बात करें तो वो जो दो प्रांतों में जो बटा था, पश्चिम बंगाल जिसमें बिहार उड़ीसा कुछ आते थे, और जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम सहित कुछ और प्रांत आते थे। तो जब जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ वो जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि इसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये कुछ हैं बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, एक मिनट, वो ये थर्ड ऑप्शन 1905। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, In which of the following year the Indian National Congress resolved the first time that its goal was achieved to self-government? निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहल प्रस्ताव स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य स्व सरकार की स्थापना करना था? तो यहाँ पे साल पूछा है कि कब जो है ऐसा हुआ था कि उसने स्व सरकार की स्थापना की बात की। तो इस बारे में 1905 और 1906 को लेके थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है, लेकिन 1906 फाइनली माना जाता है। 1906 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 में, और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा स्वराज, इस आंदोलन में, और स्वराज के इस प्रस्ताव में उन्होंने 4 और प्रस्ताव पारित किए। स्वराज जब उन्होंने घोषित किया तो उसमें उन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए: स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। तो ये थी बात सरकार की स्थापना के विषय में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले यह प्रस्ताव का स्वीकार किया था। तो वो 1906 ईस्वी है। हालांकि कभी कभी 1905 में भी कंट्राडिक्शन रहता है, लेकिन 1906 ज़्यादा सही है, 1906 ही सही है एक्चुअली। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट प्रपोजल टू फॉर्म एन इंडियन मुस्लिम लीग? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए पहला प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आगा खां। जब बंगाल का विभाजन हुआ, जिसने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया था, जिसके तत्काल बाद 10 अक्टूबर 1906 को आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल था, जिसके अधिकांश सदस्य जो है अभिजात वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले। इस शिष्टमंडल ने जो है एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की थी। अपने प्रतिवेदन में इन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की, तो जिसे मिंटो ने मान भी लिया एक्चुअली। तो इसके बाद एक और परिस्थिति हुई। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह, उन्होंने भी बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। तो ये जो गतिविधियां थी, ये एक पृष्ठभूमि की तरह काम की, और जिसका परिणाम हुआ कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ही एक बैठक आयोजित हुई, और वहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये जो पृष्ठभूमि थी, इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आगा खां थे, उन्होंने पहला प्रस्ताव ये दिया
कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए। तो ये एक करेक्ट आंसर हुआ नंबर 3 वाला। आगे बात करते हैं, एक और थोड़ा सा कंट्राडिक्स था, हमको भी थोड़ा सा परेशान किया ये क्वेश्चन, लेकिन फाइनली समझ में आया कई जगहों से पढ़ने के बाद। वो ये है कि निम्न में से किसने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1915 में होम रूल आंदोलन का प्रस्ताव रखा? होम रूल आंदोलन का प्रस्ताव। बाल गंगाधर तिलक, एम मालवीय, एनी बेसेंट, के गांधी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ही लोगों ने होम रूल आंदोलन को बढ़ावा दिया। होम रूल आंदोलन का एक बहुत ही मतलब एक जोरदार समर्थक जिसे कह सकते हैं वो रहे। होम रूल आंदोलन जो था, हालांकि इन दोनों को प्रेरणा वो आयरलैंड के होम रूल से ही मिली थी। आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन चला था उसी के प्रेरणा स्वरूप यहाँ भी बात हुई। समझने की बात यह है कि होम रूल आंदोलन अगर जब शुरू करने की बात हो, किसने सबसे पहले शुरू किया, किसने सबसे पहले चलाया, तो वहाँ पे हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। एनी बेसेंट के पहले ही उन्होंने इसे शुरू किया था। लेकिन जब एनी बेसेंट की बात करते हैं तो 1915 ईस्वी में जब कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था, 1906 में तो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1915 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मुंबई में, बम्बई उस टाइम उसको कहा जाता था, तो वहाँ पे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का प्रस्ताव रखा, जिसे मुस्लिम लीग का दबाव शायद था उस टाइम, तो उसी के दबाव के कारण जो है उसको अनुमति नहीं दी गई। तो ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रिलेटेड है, हु वाज द फर्स्ट टू पुट अ डिमांड फॉर सेपरेट एयरक्राफ्ट फॉर मुस्लिम बिफोर लॉर्ड मिंटो? तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि किसने जो है लॉर्ड मिंटो के समक्ष पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग, ये पृथक लिखा हुआ है, पृथक निर्वाचन की मांग रखी। तो जाहिर सी बात है, अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, तो वो है आगा खां। हम जो ऊपर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, इसके पहले भी 2 वीडियो में जो एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें रिपीट ना हो दोबारा। अगर दोबारा उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा। तो इसीलिए आपको हर एक सेशन देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ताकि चूँकि अगर इसके आगे कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या इस प्रीवियस ईयर पेपर में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा, खासकर उस ऑप्शन को। मैं देखूँगा कि पिछले ऑप्शन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया, तो उसको छोड़ के मैं बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए आपको हर एक वीडियो देखना होगा समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो ये कि क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार ने किस वर्ष रॉलेट एक्ट बनाया? तो ये रॉलेट एक्ट जो आया था वो 1919 में आया था। तो मतलब इसका ये जो 4th ऑप्शन है वो सही होगा, 1919 में। बात करते हैं अब इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की रॉलेट एक्ट के। तो जब ब्रिटिश सरकार ने 1919 में अराजक व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू किया, अराजक व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू किया था, जिसे ये जो अधिनियम था वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। ये जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है, तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता थी, तो इसलिए इस अधिनियम का नाम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में क्या था कि भारतीयों जो इस अधिनियम की जो बात की गई वो ये कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी भारत में, उनको दबाने के लिए अधिकार दिए गए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो ये रॉलेट एक्ट की कुछ बातें थी कि राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया सरकार को, और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। हालांकि इसका बहुत ही पुरजोर विरोध हुआ भारतीय सदस्यों द्वारा, लेकिन फिर भी इम्पीरियल विधान परिषद में जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया गया था। तो इम्पीरियल विधान परिषद भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was member of स्वराज पार्टी?
निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी का सदस्य था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका जो है गठन किया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो और इसका जो उद्देश्य था इस पार्टी का वो ये था कि चुनावों से काउंसिलों में प्रवेश किया जाए और इसके माध्यम से उन्हें जो है काम न करने देकर भारत शासन अधिनियम 1919 का विरोध किया जाए। जो सरकार का कुछ काम था उसका विरोध करके भारत शासन अधिनियम 1919 का भी विरोध किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चूँकि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू। हाँ, तो ये है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है गोलमेज सम्मेलन से। लिखा गया है कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है, देखिए इसमें जो पहले से ही कुछ टिक लगाया गया है इस पीडीएफ में, लेकिन आप उस टिक को देख के उसको सही न मान लें। जैसे कि इस टिक में कल इसके पिछले वीडियो में शायद 1-2 क्वेश्चन पे टिक लगाया गया था और वो सही ऑप्शन भी था, लेकिन इस वीडियो में ये जो टिक लगाया गया है वो गलत है। तो इसको देख के ही आप आंसर पहले से डिसाइड ना कर लें। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में किस वर्ष बुलाई गई थी? 1929, 1930, 1931, 1932। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, ये भी लंदन में ही था। तीसरा भी लंदन में ही था, 12 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अम्बेडकर शामिल हुए। इसके दूसरे सम्मेलन में गांधी जी भी शामिल हुए थे। तो एक्चुअली इसका जो बेस था, इसका जो आधार था वो ये था कि साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी प्रकाशित जो हुई थी भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो जो साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जो इसमें शामिल हुए थे उन्होंने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये भी एक पॉइंट है कि कांग्रेस ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो वो पहला और तीसरा ऑप्शन अगर दिया रहता तो आप उसको लगाएं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के कुछ सुझाव थे, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। पहला सुझाव जो था वो ये कि संघ शासन के आधार पर भारत के नए संविधान के निर्माण पर बल दिया गया। ये पहला था, संघ शासन के आधार पर भारत के नए संविधान के निर्माण पर बल दिया गया। दूसरा सुझाव, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ दी गई। तीसरा जो सुझाव था वो ये कि केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित हो जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हों। और चौथा सुझाव, अंतरिम काल की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ रक्षात्मक विधान निकाले जाने चाहिए। तो ये हैं कुछ सुझाव प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। इसके अलावा भी द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो एक्सप्लेन है वो आगे अगर फिर से कभी आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का डिस्कशन नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं द्वितीय या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का डिस्कशन करूँगा, ताकि चीज़ें रिपीट तो नहीं होंगी लेकिन क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन वहाँ बताया गया था। तो इस तरीके से तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 है, दूसरा 1930 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो देखिए एक जो बात यहाँ से निकल के आ रही है, अभी जब आप आगे और भी वीडियोस देखेंगे इस पीडीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर तो नहीं कह सकते कि मतलब एक वे है पूछने का बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट से पूछने का, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से हो, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से हो। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको स्वतंत्रता संघर्ष
जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी पढ़ना होगा हिस्ट्री से लेके, क्योंकि आज के जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उसी से रिलेटेड हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष से। तो ये चीज़ें संघर्ष से है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, आपको हर चीज़ें पढ़नी है, लोक प्रशासन भी पढ़ना है और थ्योरी भी पढ़नी है, तो और ये भी पढ़ना है। जो एक हिस्ट्री है 1857 से में लेके इतना ही काफ़ी होगा, 1857 के से अब तक का, तो ये हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होगी जब तक संविधान बनता है। फिर संविधान के निर्माण से तो आपको पता ही होगा। तो बढ़ते हैं, जो ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो 1930 में ये अनुमति दी गई थी। और इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि 14 से लेकर 16 फरवरी तक कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी, साबरमती में आयोजित की गई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था कि प्रस्ताव पारित किया गया था एक, कि गांधी जी को जो है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, तो उन्हीं को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए अधिकार सारा दे दिया गया कि आप इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन बात क्या थी, इसके आगे भी ये आंदोलन गांधी जी शुरू करने वाले नहीं थे। वो चाहते थे कि एक बार शांति व समझौते का में विश्वास वो रखते थे। तो इसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि वायसराय को एक पत्र में अपनी 11 शर्तें लिखी और कहा कि आप जो है इन 11 शर्तों को अगर मान लें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ये किस नाम भी क्या है, ये किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये शर्तें जो हैं मानी नहीं गई, या सरकार से जो है गांधी जी को सहानुभूति मिली नहीं कि आप चाहे आंदोलन करें चाहे ना करें, लेकिन ये शर्तें आपकी पूरी नहीं होंगी। तो जब ये देखा गया तो उन्होंने 11 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये था कुछ इसका बैकग्राउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन शायद हो गए। वो ये कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे काफ़ी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है, एक तरीके से वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम भी कर रहा है। तो उसके अंतर्गत जो प्रथम चुनाव हुआ था भारत में वो 1937 में हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1937। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ हालांकि कुछ 1-2 दिन का जो गैप हो रहा है वो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुंचेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव क्रम में ही डाला जाए, एक दिन छोड़ के अगले दिन, क्योंकि बीच में एक दिन एक यूजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बीएचयू का, उसके लिए प्लान चल रहा है कि उसके भी वीडियोस डाले जाएं ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा पहुंच सके जो अभी 12th पास किए हुए हैं। तो वहाँ पे उन्हें एक अच्छी सहायता मिल सकती है, इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि कैसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वहाँ पे भी एक प्लानिंग चल रही है कि उसका भी वीडियो बना के डाला जाए। तो आपने अगर इस सेशन को पूरा देखा तो बहुत ही, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी मैं लेके आता हूँ, जब भी मैं लेके आऊँगा अगला वीडियो। तो वहाँ पे एक बार फिर से हम मिलेंगे। गुड बाय।